बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 22 मई 2022 है, दिन है जी इतवार का। रूस का ऑपरेशन मंजिल के भी बहुत करीब है और सरहद के भी बहुत करीब है। 8 लाख फौजी रूस के फौजियों का रास्ता रोकने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट से भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स सामने आई हैं, वो भी आपके सामने रख दूंगा आज की वीडियो में। लेकिन उससे कबल रीसेंट अपडेट्स में आपको बता दूं, एक तो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग के साथ, और वही बात हुई फिनलैंड और स्वीडन के हवाले से जो कंसर्न्स हैं तुर्की के, उसके हवाले से बात हुई। साथ ही स्वीडन और फिनलैंड के सरबराहान से भी रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोनिक राबता हुआ। और इन 3 टेलीफोनिक राबतों का जो क्रक्स है वो ये है कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान वो तैयार हैं फिनलैंड और स्वीडन को कबूल करने के लिए नेटो के अंदर, लेकिन उसके लिए उन्होंने ये कहा है कि मेरे जो भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं पहले वो सुनने चाहिए और उन्हें दूर किया जाए। पोलैंड के हवाले से मैं आपको बता दूं, पोलैंड जो कि रेफ्यूजीज सबसे ज़्यादा यूक्रेन के जो अवाम हैं जो जंग और ऑपरेशन के खौफ से जो दूसरे मुल्कों में मुंतकिल हुए महाजरीन, उनमें ज़्यादा तादाद जो है वो पोलैंड शिफ्ट हुई है। पोलैंड ने ये कहा है कि हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, इतने ज़्यादा महाजरीन को हम होस्ट कर रहे हैं तो हमें खर्चा पानी चाहिए। पूरी दुनिया से उन्होंने अपील की है, स्पेशली जो यूरोपियन यूनियन है और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उन्होंने उन्हें अपने मसाइल बताए हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है इतने ज़्यादा रेफ्यूजीज़ को होस्ट करने में। साथ ही पोलैंड के जो सदर हैं उन्होंने पार्लिमान से गुफ्तगू की। पहला खिताब था यूक्रेनी पार्लिमान से ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन, ड्यूरिंग दिस वॉर। ये पहला खिताब था। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मुख्तलिफ ममालिक की पार्लिमानों से खिताब कर चुके हैं, लेकिन ये पहला खिताब था किसी भी मुल्क के सरबराह का जो कि यूक्रेन की पार्लिमान से था। पोलैंड के सदर ने यूक्रेन की पार्लिमान से खिताब करते हुए ये कहा कि चॉइस इज योर्स, चॉइस आपकी है, यूक्रेन की है, यूक्रेन के अवाम की है, यूक्रेन के सदर की है कि वो रशिया के आगे घुटने टेकना चाहते हैं या फिर रशिया से लड़ना चाहते हैं। यानी इन अदर वर्ड्स पोलैंड के जो सदर हैं उन्होंने यूक्रेन के अवाम को, यूक्रेन के सदर को और ज़्यादा जोश और वलवला दिलवाया कि आप जो है वो डट जाएं रूस की फोर्सेस के सामने। चाहे मरियोपोल का शहर भी बहुत इंपॉर्टेंट शहर, वो भी रशिया के कंट्रोल में आ चुका है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई, हम ये शहर वापस ले सकते हैं, हम आपके साथ हैं वगैरह वगैरह। लिथुआनिया के हवाले से मैं आपको बता दूं, जो बाल्टिक स्टेट्स में से पहली स्टेट है लिथुआनिया, उसने अनाउंस किया बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि हम रशिया के साथ अपने जो एनर्जी के ताल्लुकात हैं वो ख़त्म करने जा रहे हैं आज के रोज़ से, इतवार से। और हम अब ये हमारा पहला स्टेप होगा कि हम अपनी एनर्जी के लिए खुद ही काविश करें, खुद ही हम अपनी एनर्जी के लिए कोशिश करें। साथ ही रशिया की जानिब से 963 जो अमरीकी हैं उन पर पाबंदी आयद की गई है। इनमें जो 2 प्रोमिनेंट हैं वो अमरीका के सदर जो बाइडन और अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, इन समेत 963 अमेरिकन पर पाबंदी आयद की गई है रशिया की जानिब से। अमरीका ने $40 बिलियन की इमदाद का जो ऐलान किया था उस पर अमरीका के सदर जो बाइडन ने दस्तखत कर दिए हैं। अब आ जाते हैं रीसेंट जो इस वक्त ऑपरेशन की जो सूरत हाल है। ये आपको मैप नज़र आ रहा होगा। इस मैप में मैं आपको बता दूं कि स्टार्ट में आ जाता है डोनबास रीजन, लोहेंस्क और डोनियस्क। ये दोनों ऑलमोस्ट रशिया के कंट्रोल में है। डोनियस्क 60 to 70% रशिया के कंट्रोल में है और लोहेंस्क की अगर बात की जाए तो लोहेंस्क 90+% रशिया के कंट्रोल में है। आगे आ जाते हैं, आगे जो शहर है वो है मरियोपोल का शहर। मरियोपोल आप जानते हैं कि मरियोपोल का शहर जो है वो मुकम्मल तौर पर रशिया उसका कंट्रोल हासिल कर चुका है। अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के जो सरेंडर का मामला था उसके बाद रशिया के मुकम्मल कंट्रोल में मरियोपोल का शहर आ चुका है। इसके बाद है खिरसोन का शहर भी मुकम्मल तौर पर रशिया के कंट्रोल में है। अब मरियोपोल के हवाले से मैं आपको अपडेट्स दे दूं। बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो पूछ भी रहे थे मरियोपोल के जो अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर जो छुपे हुए फौजी थे उनमें बाहर के कितने हैं और क्या मामला बना, अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट क्लियर हो गया या नहीं हुआ, और इनके कैदियों के तबादले से मुतल्लिक जो बहस है इंटरनेशनल मीडिया अगर आप उठाकर देखें तो यही बहस आजकल चल रही है कि मरियोपोल के अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर से जो कैदी जिन्होंने सरेंडर किया रशिया के साथ, यूक्रेन का मुआहिदा तय पाया था, रशिया ने यह कहा था कि इन्हें सरेंडर करवाएं, हम इनका इलाज करवाएंगे, फिर रशिया के कैदियों से इन कैदियों का तबादला होगा। तो अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के अवाम, इन कैदियों की फैमिलीज जो हैं वो रशिया से मुतालबा करेंगे कि लाओ भाई 2 हमारे कैदी जो तुमने मुआहिदा किया था यूक्रेन के साथ, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ। तो रशिया की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया वो मैं आपको बता दूं, रशिया
इन अज़ोव बटालियन के जो ट्रूप्स हैं, जो फौजी हैं, इनका तबादला करने के लिए तैयार नहीं है। रशिया ने एक ट्रायल का आगाज़ कर दिया है इन कैदियों, इन फौजियों के खिलाफ जो अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर मौजूद थे, जिनमें ज़्यादा तादाद अज़ोव बटालियन की थी। अब मैं आपको फिगर बता दूं, 2400 से ज़ायद फौजियों ने अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट से सरेंडर किया है, जिनमें से 78 खवातीन बताई जा रही हैं। तस्वीर आपको नजर आ रही होंगी, 78 खवातीन हैं, बाकी जो हैं वो मर्द फौजी हैं, जिनमें से ये भी बताया गया है रशिया की जानिब से, मॉस्को की जानिब से, लेकिन उसकी डिटेल नहीं बताई गई। ये आपको नजर आ रहा होगा, रशिया ने ये बताया कि इसमें 78 खवातीन और बहुत बड़ी तादाद फॉरनर्स की भी है, यानी गैर मुल्की फौजी भी इस अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर छुपे हुए थे, जिनमें 40 तो हमें पता है कि वो इसराइल के थे। बाकी कहाँ के फौजी रूस मॉस्को की जेलों में हैं इस वक्त, उसकी डिटेल मॉस्को ने अभी तक नहीं दी। लेकिन एक जो है कंडीशन दी है मॉस्को ने कि हम इन फौजियों का तबादला कर सकते हैं, लेकिन रूसी फौजियों के बदले में इन फौजियों का तबादला हरगिज नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वांटेड फौजी हैं, ये अज़ोव बटालियन के हैं, इनके सर पर बहुत ज़्यादा जो एथनिक रशियंस हैं उनके खून के इल्ज़ामात हैं। तो हम इनका तबादला सिर्फ एक शर्त पर कर सकते हैं, और वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है, ये तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी, ये है यूक्रेनी पॉलिटिशियन है, लेकिन ये इसका जो झुकाव है वो रशिया की जानिब है। ये कहा जाता है कि व्लादिमीर पुतिन के बहुत ज़्यादा करीबी पॉलिटिशियन है, तो इसकी रिहाई रशिया ने मांगी है, और उसके बदले में रशिया ने ये कहा है कि हम अगर इस पॉलिटिशियन को छोड़ा जाए यूक्रेन की जानिब से, तो हम अज़ोव बटालियन के जो कैदी हैं, जो फौजी हैं जिन्होंने सरेंडर किया, हम उनको छोड़ सकते हैं। अब फिगर नहीं बताया गया कि इस एक पॉलिटिशियन के बदले कितने फौजी, कितने कैदी, कितने अज़ोव बटालियन के फौजी छोड़ने का कहा है रशिया ने, क्या मुतालबा किया है रशिया ने, और यूक्रेन अगर ये पॉलिटिशियन छोड़ेगा तो उसके बदले में कितने अज़ोव बटालियन के कैदी रूस की जानिब से छोड़े जाएंगे। अभी नेगोशिएशंस इस मामले को लेकर चल रही हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान के जो अज़ोव बटालियन के फौजी हैं, इनके तबादले के लिए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं, और रूस ने जो मुतालबा रखा है वो सोच समझ कर रखा है, क्योंकि अप्रैल में इस पॉलिटिशियन को गिरफ्तार किया गया था यूक्रेन की जानिब से, और यूक्रेन किसी सूरत इस पॉलिटिशियन को रिहा नहीं करेगा, चाहे अज़ोव बटालियन के फौजी का तबादला भी कर लिया जाए इस पॉलिटिशियन के साथ। लेकिन खैर बहुत बड़ा जो पत्ता है वो रूस ने भी यूक्रेन के सामने रख दिया है, तो आने वाले चंद घंटों में ये जो नेगोशिएशंस का प्रोसेस है, इसमें कोई फाइनल डिसीजन सामने आ जाएगा कि अज़ोव बटालियन के जो फौजी हैं उन कितने फौजियों के बदले इस पॉलिटिशियन का तबादला किया जाएगा। अगर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं वो मान जाते हैं इस तबादले पर। अब मैं आपको बता दूं कि मारियोपोल का कंट्रोल आ गया। अब जो बहुत ज़्यादा लड़ाई है वो एक तो डॉनबास रीजन के अंदर हो रही है, क्योंकि डॉनबास ऑलमोस्ट कंट्रोल होने वाला है, और दूसरा जो शहर है जहां पर शेलिंग फायरिंग रिपोर्ट हो रही है वो है मिकोलिएव के बाद है ओडेसा के बाद है ट्रांसनिस्ट्रिया। ओडेसा में भी हमले किए गए हैं रूस की जानिब से। गुज़िश्ता 30 दिन की अगर हम बात करें तो 30 से ज़्यादा हमले ओडेसा में भी हुए, ब्लैक सी में भी लड़ाई रिपोर्ट हुई। तो ओडेसा के बाद है ट्रांसनिस्ट्रिया, और कहा यह जा रहा है 80+% जो तज्जिया है, जो एक्सपर्ट्स की राय है वो यही है कि ट्रांसनिस्ट्रिया से रशिया को कनेक्ट करने के बाद ये जंग जो है ये ऑपरेशन व्लादिमीर पुतिन ख़त्म कर देंगे, और यही टारगेट है जो कि एक रूसी जनरल ने भी कहा था कि हमने ट्रांसनिस्ट्रिया को रशिया से कनेक्ट करना है, और हमने जो अपना टारगेट है वो यूं समझे कि फिर अचीव कर लिया। तो फिर मोल्दोवा जो है उसका हिस्सा है ट्रांसनिस्ट्रिया। इस हवाले से मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि ट्रांसनिस्ट्रिया का मामला क्या है। स्किम स्कैन करके मैं आपको बता दूं कि ट्रांसनिस्ट्रिया, मोल्दोवा जो मुल्क है यूक्रेन से जो अगला मुल्क है, ये नेटो का हिस्सा नहीं है, नेटो का मेंबर नहीं है। ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्दोवा का हिस्सा है, लेकिन जब सोवियत यूनियन टूटा था तो बहुत सारे जो टुकड़े हैं, जैसे नगोर्नो कराबाख का मामला था, फिर डॉनबास का मामला था, इसी तरह ट्रांसनिस्ट्रिया ने भी आज़ादी का ऐलान किया था, और उसने ये कहा था कि हम एक अलहदा मुल्क बना दो या फिर हमें रशिया के साथ शामिल कर दो। तो फिर यहाँ पर ट्रांसनिस्ट्रिया में डिसाइड ये हुआ था कि पीस कीपर्स 1600 के करीब रूसी पीस कीपर्स ट्रांसनिस्ट्रिया में 90s से लेकर आज भी तैनात हैं, और ट्रांसनिस्ट्रिया में इसी तरह रूस की झुकाव से मुतल्लिक जो मुजाहरे हैं वो भी होते रहते हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया की अलग एक पार्लिमान है, अलग एक फ्लैग है, और ट्रांसनिस्ट्रिया की जो पार्लिमान है उसके ऊपर ट्रांसनिस्ट्रिया का भी फ्लैग है और रशिया का भी फ्लैग है। तो अब मोल्दोवा तक की ये जंग जाएगी, क्योंकि ट्रांसनिस्ट्रिया जो है वो इंटरनेशनली मोल्दोवा का हिस्सा है। तो ये कहा जा रहा है कि ट्रांसनिस्ट्रिया तक आने वाले चंद दिनों में ये जंग जो है वो पहुंच जाएगी, जिस पर यूके
वो यूके तो आपको पता है बहुत ज़्यादा उछल कूद जो है उसकी 24 फरवरी से चल रही है। तो यूके की जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं लिज ट्रस, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्दोवा जो है उसे नेटो लेवल के इक्विपमेंट से हम पहले ही नवाज दें। इससे कबल के जंग जो है ये ऑपरेशन ट्रांसनिस्ट्रिया तक पहुंचे तो हम मोल्दोवा को ये सोच रहे हैं कि नेटो लेवल का जो इक्विपमेंट है वो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दें, या यानी कि ये कह सकते हैं हम कि यूक्रेन को जो तोहफे तहाइफ नेटो ममालिक की जानिब से दिए जा रहे थे, अब वो मोल्दोवा को देने का मंसूबा बरतानिया ने रख दिया है नेटो ममालिक के सामने, अमेरिका के सामने, और ये कहा है कि ये जंग, ये ऑपरेशन मोल्दोवा तक पहुंचने से पहले हमें मोल्दोवा को इतना तैयार कर लेना चाहिए कि मोल्दोवा का ये जो हिस्सा है ट्रांसनिस्ट्रिया, इस तक रशिया ना पहुंच सके। मोल्दोवा की जानिब से इस ऑफर का, लिज ट्रस के इस इंटरव्यू में दी जाने वाली स्टेटमेंट का कोई रद्द-ए-अमल मोल्दोवा की जानिब से सामने नहीं आया, लेकिन मोल्दोवा ये पहले भी कह चुका है कि हम इस ऑपरेशन, इस जंग को अपनी टेरिटरी तक दाखिल होने की इजाज़त नहीं देंगे। अगर ये ऑपरेशन यहाँ तक आया तो फिर हम रिटेलिएट करेंगे। आप कैसे रिटेलिएट करेंगे? ट्रांसनिस्ट्रिया के जो लोग हैं, जिस तरह डॉनबास के सेपरेटिस्ट हैं, इसी तरह ट्रांसनिस्ट्रिया के जो लोग हैं वो रूसी पीस कीपर्स जो वहाँ पर तैनात हैं उनके साथ मिलकर यूक्रेन का जो ओडेसा शहर है वहाँ पर जो ऑपरेशन है उसमें हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह की खबरें यूक्रेन की जानिब से सामने आई, और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी कहा कि जब ये ऑपरेशन मरियोपोल से आगे निकल जाएगा, यानी कि मिकोलाइव या ओडेसा तक पहुंचेगा, तो फिर ट्रांसनिस्ट्रिया इस जंग में, इस ऑपरेशन में रशिया के फोर्सेस के साथ शामिल हो जाएगा। इसको रोकने के लिए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक अजीब व गरीब इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि हमारे ऑन ग्राउंड जो फौजी हैं जो इस जंग में हिस्सा ले रहे हैं वो हैं 7 लाख यूक्रेनी फौजी इस जंग में हिस्सा ले रहे हैं। अगर आप रिसर्च करें और देखें तो जो यूक्रेन के एक्टिव फौजी हैं या रिजर्व फौजी हैं वो इससे कम है, उसकी तादाद इससे कम है। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 7 लाख का फिगर क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने ये बताया कि हमने जब ये जंग स्टार्ट हुई थी तो 18 से 55-60 साल के जो मर्द हैं उन्हें मना कर दिया था अपना मुल्क छोड़ने से, और उन्हें यह भी कहा था कि अगर आप किसी और मुल्क में पाए गए तो हम आपकी नेशनैलिटी आपसे वापस ले लेंगे। इसीलिए उन्होंने ये बताया कि 7 लाख फौजी जो हैं वो ग्राउंड पर हैं, मॉस्को के खिलाफ लड़ रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन के फौजी हैं या फिर वो अवाम हैं जिन्हें हमने 18 से जो 60 साल उम्र के जो मर्द हैं वो भी इसमें शामिल हैं, और जो नेटो से तोहफे तहाइफ आ रहे हैं, जो असलहा आ रहा है, तो ये तमाम फौजी जो हैं वो असलहे से लेस हैं। इसके अलावा जो 1 लाख नेटो के ट्रूप्स हैं वो पोलैंड में मौजूद हैं, और ये रशिया ने रिपोर्ट किया और ये कहा कि अमेरिका, बरतानिया और नेटो ममालिक के जो ट्रूप्स हैं वो पोलैंड में मौजूद हैं, और जो बाल्टिक स्टेट्स हैं लिथुआनिया, लैटविया और इस्टोनिया वहाँ पर मौजूद हैं, और ये 27 मई तक ये फौजी वहां पर मौजूद रहेंगे। कर रहे हैं ये मिलिट्री एक्सरसाइज, लेकिन एक्चुअली मकसद है कि इस ऑपरेशन ने अगर मोल्दोवा तक आने की कोशिश की तो ये 1 लाख फौजी जो है ये बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है मॉस्को का, रशिया का रास्ता रोकने के लिए, मोल्दोवा की मदद करने के लिए, मोल्दोवा के फौजियों को ट्रेनिंग देने के लिए। लेकिन डायरेक्ट इस तनाज़े में नेटो ममालिक उतरेंगे, ये अभी कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त है। दूसरा जो मामला है एक फिनलैंड का और स्वीडन का, उसके हवाले से रशिया, इतनी ज़्यादा सख्त स्टेटमेंट्स रशिया की जानिब से सामने नहीं आई। रशिया ने जो फिनलैंड है उसकी गैस भी बंद कर दी, इलेक्ट्रिसिटी भी बंद कर दी, और जो फिनलैंड का बॉर्डर है वहाँ पर अपने जो इस्कैंडर M मिसाइल सिस्टम है वो भी डिप्लॉय कर दिया, और जो बॉर्डर है उसकी सिक्योरिटी रशिया के मुताबिक टाइट कर दी गई है। इसके अलावा अगर रशिया ने ये कहा है कि अगर हमें फिनलैंड के टेरिटरी से खतरा महसूस हुआ तो फिर हम फिनलैंड तक जा सकते हैं, लेकिन फिनलैंड ने पहले ही क्लियर कर दिया है अमेरिका को, नेटो ममालिक को, कि हम इजाज़त नहीं देंगे नेटो के कि किसी भी बेस की अपनी टेरिटरी में, और कोई न्यूक्लियर जो वेपन है उसकी भी इजाज़त फिनलैंड की जानिब से नहीं दी जा रही। फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने नेटो ममालिक, नेटो के सरबराह और अमेरिका के सदर जो बाइडन के सामने ये मुतालबा पहले ही रख दिया है कि अगर हमें मेंबरशिप मिल भी जाती है तो ये हमारी कंडीशंस हैं। इसके अलावा एक और खबर आपको बता दूं कि भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है जो बाइडन से, जापान में है। जो बाइडन जो क्वाड है उसका इजलास है तो वहां पर मुलाकात होगी, और उस मुलाकात में जो बाइडन जो है वो नरम अंदाज से भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को रूस के खिलाफ सख्त जो स्टांस है
وہ لینے کا کہیں گے، لیکن نرم انداز سے، اس لیے کیونکہ بھارت کے ساتھ سخت لہجہ جو ہے وہ امریکہ نہیں اپنا سکتا۔ بھارت جو ہے وہ واحد پلیئر ہے اس خطے کے اندر امریکہ کا۔ اگر بھارت کے روس کے ساتھ تعلقات ہیں یا بھارت روس سے اسلحہ خرید بھی رہا ہے تو وہ کس کی کنپٹی پہ رکھے گا؟ وہ چائنا کی کنپٹی پہ رکھے گا۔ اس لیے امریکہ جو ہے وہ سخت لہجے میں بھارت کو نہیں کہہ سکتا کہ روس کے خلاف سخت سٹانس لو۔ نرم لہجے میں جو بائیڈن کہیں گے کہ روس کے خلاف سخت سٹانس لیں، لیکن بھارت جو ہے اس کا کردار سٹارٹ سے ہی 24 فروری سے ہی نیوٹرل دکھائی دے رہا ہے۔ جتنے بھی ووٹنگ ہوئی، UN ہو، یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل ہو، وہاں پر بھارت نے اپنا ووٹ جو ہے وہ ابسٹین کیا ہے پاکستان کی طرح۔ اسی طرح بھارت نے، چائنا نے بھی اپنا ووٹ جو ہے وہ ابسٹین کیا ہے، لیکن جو بائیڈن جو ہے بھارت کو بہرحال نرم لہجے میں ضرور کہیں گے کہ روس کے خلاف سخت سٹانس لیں۔ معاملات پر نظر رکھیں گے، جنگ کس جانب جاتی ہے۔ مولدووا تک چند دنوں میں یہ جنگ جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پہنچ جائے گی ٹرانسنسٹریا تک۔ تو جنگ جو ہے کیا رخ اختیار کرتی ہے، نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔